डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब जबकि यूजीसी ने अपनी नेक्स्ट नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट एग्जाम की दिसंबर 2022 साइकिल के डेट की घोषणा कर दी है। वैसे तो मुझे पूरा अभी भी संदेह है कि शायद वो फरवरी मार्च में ले पाएंगे। पिछली बार के एक्सपीरियंस कई बार उन्होंने पोस्टपोन किया। लेट अस सी, यदि लेते हैं तो वी ऑल शुड बी वेरी हैप्पी। तो लेकिन यदि वो ठीक है, यदि वो टाइम से भी लेते हैं तब भी आप लोग के पास में 2 से 3 महीने का टाइम है। तो इसलिए मेरा फोकस जो है यूजीसी नेट पे मैं कर रहा हूं। जो भी आपको हेल्प कर सकूं 2 तरीके से। अभी एक तरीका और बताएंगे, ये तो मैं करूंगा ही, वीडियो लाने की कोशिश जो भी कर सकते हैं मेरे सभी स्टूडेंट के लिए। ये जो वीडियो है ये क्या है, ये 2021 एंड 2022 जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं 2 साल के, उसमें भी दो दो शिफ्ट में हुए हैं। इसका मतलब 4 पेपर हमारे पास में है और वो सबसे ताजा तरीन जो है एक पैटर्न है, ट्रेंड है। और यूजीसी ने एक तरह से एनटीए ने एक तरह से डिक्लेयर कर रखा है कि पैटर्न बहुत शिफ्ट नहीं होगा, नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपके लिए जो सबसे अच्छा जो गाइड है वो 2021 और 2022 का पेपर है, ना कि पहले का पेपर। तो इस 4 पेपर को मैंने थीम वाइज एनालाइज करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। केवल यही देखेंगे ही नहीं, बल्कि हम थोड़े एनालाइज भी करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, और उसको एस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और एज यूजुअल लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन उन क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड। सो लेट अस बिगिन। थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 2021 एंड 2022 पेपर। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैंने कोई इस पे अलग से कोई ऐसे स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया। कल मैंने घोषणा की थी, आपको पता है, आप में से कई लोगों ने चूंकि रजिस्ट्रेशन कराया है तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता चला होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि यूट्यूब की है, कुछ ही लोग उसको देख पाते हैं जो कम्युनिटी टैब में मैं लिखता हूं। इसलिए यहां पे मैं घोषणा कर रहा हूं, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे पिछली बार पीजी इंट्रेंस टेस्ट और यूजीसी नेट के लिए कंबाइंड ग्रुप बना करके एक टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग का हम लोगों ने प्रयास किया था जो काफी सफल रहा था, उससे इंकरेज्ड होकर के इस बार मैं सेपरेट ग्रुप जो है नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 साइकिल के लिए बना रहा हूं। इसमें है क्या, ये देखिए 2 चीजें इसमें लिखी हुई है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग। तो इसका मायने ये है कि इसमें मैं कोशिश ये करता हूं कि एक वीक में कम से कम 100 क्वेश्चन जो है अपने ग्रुप के मेंबर्स को दूं, जो कि एकदम मिरर करते हो उस लेवल के क्वेश्चन जो अभी आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और जिसकी पूछे जाने की संभावना है। ये पहला प्रयास है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उन क्वेश्चन पे जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए या उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीक में 2 बार एक तरह का ऑनलाइन क्लास सेशन अरेंज की जाती है, जिसपे कि उसको डाउट क्लियर किया जाता है। वो काफी बहुत मेरे ग्रुप मेंबर्स को पसंद आई, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन होता है। उसमें जो पहले के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है जिन्होंने क्रैक किया है वो भी आकर के कभी कभार अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं। और 2 जो है मॉक टेस्ट, जब एग्जाम करीब आ जाएगी तो फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट भी रखेंगे। ये जनरल, ये वैसे तो पेपर 2 के लिए है, पॉल साइंस डोमेन के लिए, लेकिन चूंकि पेपर 1 में भी मैंने काफी मेहनत की है और उससे कई स्टूडेंट को फायदा हुआ है, तो डेफिनेटली जो मेरे ग्रुप मेंबर होंगे उनको फायदा होगा ही। ये एक तरह का मेंबरशिप ग्रुप है, आप ऐसे समझिए। मैंने कोई यूट्यूब पे अभी मेंबरशिप ग्रुप नहीं किया है, जानबूझ के इसको फ्री रखा है, लेकिन एक तरह का हेल्प है। आप यदि इसको ज्वाइन करते हैं तो पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को आप मदद करते हैं और अपनी भी मदद करते हैं। इसकी जो मेंबरशिप फी है वो पर मंथ 500 रुपीज, जो कि एकदम नॉमिनल है, वो रखी गई है। आप यदि इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप अपना मेल एंड मोबाइल नंबर जो टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप बनेगा, आपको 2 मेल आईडी यहाँ पे दी गई है। पॉल साइंस हेल्प है जो न्यू मेल आईडी है, इजी है याद रखना, और जो पुराना आपको सबको पता है, ड्यू पॉल साइंस हेल्प 2018 gmail.com, इस पे आप कर सकते हैं। फिर वहां पे आपको आगे कैसे आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो गाइड की जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, WPT की जो सिलेबस है उसको जरूर देखिए। आप अपनी तैयारी यदि आज से शुरू कर रहे हैं तो पहला ये होना चाहिए, इसको पढ़िए, 5 बार पढ़िए। अब इसमें देखिए कन्फ्यूशियस भी है, तो आपको कन्फ्यूशियस से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत कम पूछा गया है। पूरे इस 4 शिफ्ट में एक क्वेश्चन कन्फ्यूशियस से, आप समझ सकते हैं उनको कितनी वैल्यू दी गई है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। प्लाटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, एकदम
कोई भी एग्जाम होगा तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेगेल, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्स्ची, हाना आर्डेंट, फ्रेंच फैनन, माओ जेडोंग एंड जॉन रॉल। एकदम सिंपल सिलेबस है और क्वेश्चन भी आप यदि देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन होता है। मैंने यहां लाल इसलिए किया था, इसको तो लाल करना भी नहीं चाहिए, इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया। मैंने जिस पे वीडियो नहीं बनाया था उसको मैंने लाल किया था। हेगल पे मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इन सब पे काफी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट गाइड या पीजीईटी गाइड या कई जगह बिखरे हुए हैं मेरे रिसोर्सेज में, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी जब क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो इससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन वैसे भी आप जान जाएंगे। अब चलिए हम लोग 2021 के शिफ्ट 1 से अपनी डिस्कशन को करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव बीन डिफेंडेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। इसमें अब यहां ना जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं, मैं आपको टिप्स भी बताते जा रहा हूं, तो आप पहले आंसर पे आइए, ऑप्शंस पे। आप इधर मत देखिए, अभी मत देखिए, फर्स्ट यहां देखिए तब यहां देखिए। यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें। इसका मतलब आपको 2 ही केवल चुनने हैं, 2 इनकरेक्ट चुनने हैं। अब राइट्स ऑफ वुमेन, आपको पता है उन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा था अपने पत्नी के साथ, हैरियट टेलर के साथ, तो ये तो होगा ही। बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इन टोटो, यदि आपने जेएस मिल को थोड़ा भी पढ़ा हो, मेरे वीडियो को देखा हो, तो आपको पता होगा कि उन्होंने बेंथम का जो क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म था उसको काट दिया था। उन्होंने हैप्पीनेस को भी जो है लोअर एंड मतलब प्लेजर को भी लोअर एंड हायर प्लेजर में बांट दिया था। उसमें एक तरह से मोरल इनपुट दे दिया था कि क्या करना मोरल वर्थ है, इसलिए ये गलत हो गया। तो एक आपको गलत मिल गया है। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी बिल, ऑफ कोर्स जब वुमेन के राइट के बारे में बात करेंगे तो ये उसका कोरोलरी है। पैट्रियार्की को क्यों वो सपोर्ट करेंगे, कभी करेंगे जो वुमेन के राइट को देखेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको सही मिल गया, क्या मिल गया इसमें कि ए एंड सी, तो ए एंड सी, तो आपका सही आंसर आपको मिल गया। इजी, इसलिए मैंने ग्रीन से दिया है। ये कोट पूछा जा रहा है, किसने कहा था कि लाइफ ए परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट सीजेथ ओनली इन डेथ। मतलब जो रुकता है, मतलब लाइफ क्या है, आदमी बंदर की तरह जो है, एक पावर मतलब डिजायर ऑफ पावर ये मिल गया, उससे खुशी खत्म हो गई, फिर दूसरे डिजायर की तरफ भागता रहता है। गौतम बुद्ध ने इसी टाइप की बात की थी कि मतलब तृष्णा जो है मृग मरीचिका के जैसा है, कभी वो तृप्त नहीं होती और आदमी भागता रहता है और वही दुख का कारण है। सेम थिंग हॉब्स कहते हैं कि हम लोगों का जो हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है कि जिसकी कामना हो वो मिल जाए तो मनुष्य खुश हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आयरनी मनुष्य के साथ ये है कि जैसे ही आपको वो मिल जाता है, जैसे आपका अरमान है कि हमें नेट जेआरएफ, हम जेआरएफ कंप्लीट कर जाए, आपने कर लिया, द मोमेंट आप जेआरएफ कंप्लीट कर लेते हैं, आपको जेआरएफ कंप्लीट करना हैप्पीनेस नहीं देता है। अब आप सोचते हैं मैं जो है रिसर्च स्कॉलर बनने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आप पता लगा जेएनयू में बन गए, तुरंत जो है वो आपको हैप्पीनेस देना बंद कर देता है, आप दूसरे जो है पे कूदने लगते हैं। यही हमारी जो है फितरत है और यही लाइफ है जब तक हम मर नहीं जाते। हॉब्स ने ये बात कहा था, ये बहुत ही फेमस कोट है, यदि आपने हॉब्स को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहां पे जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आना आरेंट के वर्क को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने कहते हैं। मैंने यहां दे दिया है, लिख दिया है, तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। लेकिन इससे क्या सबक आती है, और इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी पूछने में माहिर है। मतलब क्रोनोलॉजी जो है वो थिंकर्स की भी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए और उनके जो बुक्स हैं उनकी भी। यहां पे मेमोरी का खेल आता है जो अच्छा नहीं है, लेकिन है तो है, बस फिल्टर करने के लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि आपके मेमोरी पर बहुत जोर डालता है। लेकिन इससे क्या निकाल सकते हैं कि ये 4 बुक को जरूर याद कर लीजिए कि हाना आरेंट जो कि एक ज्यूइश थी, जर्मनी से भाग के अमेरिका आई थी, 1950 सब में ये लिखती थी, और इन्होंने जो है देखा था नाजी टोटलिटेरियनिज्म, तो ये टोटलिटेरिज्म पे लिखती है, वायलेंस पे लिखती है, रिवॉल्यूशन पे लिखती है, ह्यूमन कंडीशंस पे लिखती हैं। और याद रखिए कोई फेमिनिस्ट नहीं है। आना आर्डेंट को हम लोग इसलिए भी जानते हैं कि उन्होंने पावर की एक बड़ी रचनात्मक जो है एक परिभाषा दी थी कि पावर जो है वो को क्रिएशन है। जब हम ग्रुप में मिल करके, जब हम स्पीच एंड कम्युनिकेशन डायलॉग के थ्रू साथ में कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे हम और आप अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ताकत है। वी आर पावरफुल क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं एक नॉलेज, हम और आप डायलॉग के थ्रू।
तो ये उन्होंने जो है डेफिनेशन दिया था आना आर्टेंट। तो इन सब को याद रखिए तो आपको काफी फायदा होगा। आगे भी देखिए क्वेश्चन आपको ह्यूमन कंडीशन से तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आ जाएगा। अब हेगल के बारे में ये जो 4 स्टेटमेंट है, यदि आपने हेगल का कोई भी अच्छे से पढ़ाई की हो कॉन्सेप्ट, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगना चाहिए। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसको तो याद कर लीजिए उनके कथन को, ये सही है। अब यहां पहले देखिए, फर्स्ट आपको यहां आकर के देखना है, यहां भी केवल 2 ही सही है, तो एक आपको सही मिल गया, केवल एक खोजना है। हेगल रिगार्डेड वुमेन एज इंफीरियर विथ लेस रीजनिंग एबिलिटी, यही मिल गया आपको। तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। अब क्या गलत है? हेगल रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। नो, उन्होंने सिविल सोसाइटी पे सबसे पहला जो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने दिया। उन्होंने सिविल सोसाइटी को जो फैमिली एंड स्टेट के बीच में डिफरेंसिया कहा, मतलब इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी को उन्होंने करार दिया। इसके अलावा हेगल जो है वो वॉर को ग्लोरीफाई करते हुए लगते हैं। उनके अनुसार से वॉर, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, वो एक वैसा मोमेंट होता है जहां स्टेट एज ए इंडिविजुअल अपने राइट्स को एजर्ट करता है, तो इसलिए वो वॉर को उन्होंने एक तरह से ग्लोरीफाई किया। तो ये दोनों गलत हो गए। वैसे भी आपको जैसे ही 2 सही मिल गए तो आपको 2 गलत होंगे ही। एक लंबा सा स्टेटमेंट देखिए, वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच। अब यहां देखिए, यदि कोई मेरा स्टूडेंट है, मैं जब भी बोलता हूं तो जो मुझे फॉलो करते हैं बहुत क्लोजली, एंड ऑफ हिस्ट्री देखते ही वो क्या करेंगे, फ्रांसिस फुकुयामा को टिक मारेंगे और फिर पढ़ेंगे आगे। सो एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल ब्ला ब्ला, छोड़िए। बेसिकली एंड ऑफ हिस्ट्री नाम की उन्होंने बुक भी लिखी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहते हैं कि ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट कैसे बेस्ट होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी की खोज जो है हजारों सालों से जारी है, और उसका अंत हो जाता है मार्क्सिज्म के ढहने से, यूएसएसआर के ढह जाने से। फासिज्म पहले ही ढह गया था। तो दुनिया में केवल एक आइडियोलॉजी जो बेस्ट वे में ह्यूमन को अरेंज कर सकती है सोशियो इकोनॉमिकली, वो है लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इसीलिए एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजिकल सर्च फॉर बेस्ट ह्यूमन अरेंजमेंट सोशियो पॉलिटिकल सेंस में कहें तो ये फ्रांसिस फुकुयामा का एक तरह कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, एंड ऑफ हिस्ट्री कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। अब यहां पे ना डैनियल बेल आपको दिखते हैं, तो इसके संबंध में भी याद कीजिए, इन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखा था, इसी टाइप की बात, लेकिन वो अलग जैसी थी। ग्रैंड आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, 1960 में उन्होंने लिखा था। मिल्टन फ्रेडमैन यहां दिखते हैं, ये एक फेमस जो है नियो लिबरल है, हयाक के साथ एंड नॉजिक के साथ, शिकागो स्कूल के, आगे आपको मिलेगा अभी। यहां मैकलेंटेयर दिखते हैं, एलेस्टेयर मैकलेंटेयर, जो कि एक फेमस कम्युनिटेरियन है, माइकल सेंडर, माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर के साथ में। तो ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं ना, इस तरह से क्वेश्चन को देखिए। आप इन चारों ऑप्शन में जो थिंकर दिखते हैं उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में जानिए, ये नहीं कि केवल फ्रांसिस फुकुयामा देख लिया और आगे बढ़ गए। Who among the following wrote The Art of War? अब ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें मैकियावेली ने भी लिखा और माओ ने भी लिखा है। इनफैक्ट इसको सुन त्जू ने सबसे पहले लिखा था, फिर माओ जेदांग ने भी लिखा और मैकियावेली ने भी लिखा। कितने लोगों ने इसको लिखा है, और इस क्वेश्चन को इस तरह से क्यों पूछते हैं, आई डोंट नो, कंफ्यूजिंग वे में। तो क्या आंसर देंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा क्वेश्चन। आइए अब रीजन एजर्सन के एक क्वेश्चन को देखते हैं जॉन लॉक से रिलेटेड। एजर्सन मतलब एक स्टेटमेंट, रीजन उसको यदि एक्सप्लेन करता है कि नहीं, आपको ये देखना और ये भी टेस्ट करना है कि अपने आप में रीजन सेल्फ स्टैंडिंग वे में करेक्ट है या नहीं। एजर्सन है कि जॉन लॉक वाज पोर्ट्रेड एज पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट। यस, ये इनको कहा था सीबी मैकफर्सन ने, जो मार्क्सिस्ट थिंकर थे कनाडा से। उन्होंने एक बुक लिखा था द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स एंड लॉक, इस तरह करके। उनका बेसिकली ये कहना था कि हॉब्स एंड लॉक ने जो लिबरलिज्म की स्थापना की, वो स्वार्थी व्यक्तिवाद पे आधारित था। मतलब एक व्यक्ति जो अपने बारे में केवल सोचता है, बोथ हॉब्स एंड लॉक, समाज, उसका जो सोशल ऑब्लिगेशन, उसके प्रति सेक्रीफाइस, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, इन सब से परे, और उसी पर जो है वेस्टर्न समाज की, कैपिटलिस्ट समाज की नींव पड़ती है। तो ये तो ट्रू है। जॉन लॉक वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट। अब यहां पे आके कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए, जॉन लॉक को यदि आप ठीक से समझेंगे तो वो बहुत ज्यादा मोरल, गॉड को इन्वोक करते हैं, नेचुरल लॉ, प्रॉपर्टी राइट को भी बहुत तरीके से बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना बहुत गलत होगा
कि वो केवल इंटरेस्ट मैक्सिमाइजेशन में बिलीव करते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट सही है मेरे हिसाब से, और ये दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि ये तो उल्टा है, ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट एंड ये वाली कथन, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज सॉरी हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकफर्सन। ये क्वेश्चन इसका जस्ट एक तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपका इन्होंने काम कर दिया है आसान। इन्होंने जो है इसको पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहा या पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा, तो वेरी इजी, सीबी मैकफर्सन। इनफैक्ट सीबी मैकफर्सन का नाम याद आते ही आपको पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म और उनका ये बुक याद आना चाहिए, आपका कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। Which one of the following theories is not related to Marx? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट उन्होंने दिया था, मतलब एक ट्रांजिशनल फेज सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी के बीच में, जहां की प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटरशिप का गंदा अर्थ मत लीजिएगा, जहां पे कि स्टेट को के जो पावर को प्रोलेटेरिएट कब्जा करते हैं और समाज को उस तरह से चलाते हैं जैसा कि सर्वहारा वर्ग को चलाना चाहिए, उसको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट उन्होंने कहा था। अब यहां पे देखिए, ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट जो है, ये मार्क्स से इसलिए संबंधित नहीं है क्योंकि ये उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स ने अकेले लिखा था, इसमें मार्क्स का कोई योगदान नहीं है, इसलिए यही आपका जो है सही आंसर है। बाकी तो एलियनेशन का थ्योरी आपको पता है मार्क्स ने दिया, सरप्लस वैल्यू का थ्योरी उन्होंने दिया, तो इसलिए ये आपका सही आंसर मिल गया। Who has been the most prominent among the Chicago school economists? तो अभी मैंने आपको बताया कि मिल्टन फ्रीडमैन जो है, वैसे तो हैक भी उसके पार्ट हैं, नॉजिक भी कभी ना कभी, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो सबसे फेमस जो है शिकागो स्कूल के इकोनॉमिस्ट रहे, ये सब लिबर्टेरियन हैं। यहां पे इसको पढ़ लीजिएगा, जॉर्ज स्टिगलर भी उसके पार्ट हैं। यहां पे आप जो है मॉन्ट पेलेरिन सोसाइटी को याद कर लीजिए, अभी जस्ट जेएनयू के पीएचडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सोसाइटी था ये भी लिबर्टेरियन थिंकर की सोसाइटी थी, जिसने कि नियो लिबरलिज्म को लाने में अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में काफी योगदान किया था, जिसके मेंबर हैक, नाइट, कार्ल पॉपर, लुडविग वॉन मेस एंड जॉर्ज स्टिगलर, मिल्टन फ्रीडमैन थे। तो इसको भी इसके साथ में याद कर लीजिए। अब यहां पे देखिए हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं सिफ्ट 1 2021 को, और आप देख सकते हैं कि इसमें 10 क्वेश्चन थे, और आपने ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन जनरली इजी टू मीडियम थे। यदि आप थोड़ा ठीक से तैयारी करें तो 80% इसमें 8 क्वेश्चन तो आप क्रैक कर सकते हैं। अब आइए हम लोग सिर्फ 2 पे चलते हैं। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिडुशियरी ट्रस्ट? फिडुशियरी ट्रस्ट, ओके, प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, ये जो फिडुशियरी ट्रस्ट है, ये वर्ड आपको बम्प कर सकता है, लेकिन यदि आप एक बार जान जाएंगे तो कभी आप जो है भूलेंगे नहीं। बेसिकली क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमएलए एमपी को, तो हमारा उनके साथ जो नाता होता है लॉ के अनुसार, वो एक तरह का फिडुशियरी ट्रस्ट होता है। मतलब हम उनको अधिकार देते हैं कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी के आवाज को, हक को आप जाइए संसद में उठाइए, और एक तरह का जो कंस्टिट्यूएंसी के जो पीपल होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच में एक नाता ट्रस्ट का बनता है। फिडुशियरी ट्रस्ट मतलब आप किसी का एक समझिए कि आप उसका एक डेलीगेट हो, उसको आपको एक लिमिटेड पर्पस के लिए, कुछ चीज के लिए आपको उन्होंने पावर डेलीगेट अपना कर रखा है। वैसे इससे ऊपर बढ़ जाते हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो पूरे इंडिया के बारे में सोचने लगते हैं, केवल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं। तो यहाँ पे ये कहना पूरी तरह सही नहीं है कि लॉक ने जिस टाइप का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कल्पना की थी वही अभी जो है वर्ल्ड में है। इस पे काफी और चर्चा होती है, किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो फिडुशियरी ट्रस्ट है, या वो डेलीगेट हमारे हैं, या वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक बार जब चुने जाते हैं तो फिर वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से ऊपर उठ जाते हैं। इस पर काफी विभेद है और इस पर काफी जो है बंटवारा है, उसका पढ़ भी सकते हैं, उसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक को यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पिता भी मान सकते हैं। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये कहा था कि सिविल सोसाइटी, जो उनके अनुसार से पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है गवर्नेंस करती है, खुद नहीं करती है।
अब ये क्वेश्चन सब इतना आसान है, सब लड्डू क्वेश्चन है कि इमिली के ऑथर कौन है? आप जानते हैं रूसो, उनका एजुकेशन पे एक मैग्नस ओपस है, मतलब कह लीजिए एक बहुत बड़ा क्रिएशन है इमिली। और इमिली में उन्होंने जो कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। उनका बेसिकली ये उसमें पॉस्टुलेशन था, प्रपोजिशन, कि एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि जो नेचर ने जो आदमी को बनाया है उसको बेस्ट वे में डेवलप कर देना। और यहां पे देखिए वो थोड़ा सा मैन और वुमेन के नेचर में डिफरेंस करते हुए पाए जाते हैं। उनका कहना है कि मैन का नेचर अलग है वुमेन के नेचर से, ड्यूटीज भी अलग है, रोल भी अलग है समाज में। दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल या निगेटिव पॉजिटिव के जैसे एक नहीं है। उनका इक्वलिटी को नहीं मानते। उनका कहना है यदि आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को एक कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं। तो एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि जो जो गर्ल चाइल्ड है उसको बेस्ट नेचुरल वुमेन के तौर पे डेवलप करे, और जो मेल चाइल्ड है उसको बेस्ट नेचुरल मैन के तौर पे डेवलप करे। ये उनका इमिली में कथन है, जिसपे कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने काफी काटा था अपने जो उनका डिस्कोर्स ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन था उसमें उन्होंने इस बात को भी काटा था कि ये गलत है, नेचुरल इनइक्वलिटी करना मैन और वुमेन के बीच में। रूसो का ये दकियानुसी उनका ख्याल है। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द टेक्स्ट ऑफ प्लेटो इन असेंडिंग ऑर्डर। यही मैंने कहा था कि आपको मेमोरी पे जोर दूसरी बार डालना पड़ रहा है, देख रहे हैं। एक बार आपने देखा कि आना आर्डेंट के बुक को क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने कहा, यहाँ पे प्लेटो के, तो इससे क्या सबक मिलता है? ये कि यूजीसी नेट यदि आप दे रहे हैं तो अपनी मेमोरी को दुरुस्त रखिए, और जो फेमस थिंकर हैं उनके बुक्स को और इवन फेमस थिंकर को भी क्रोनोलॉजी अरेंज करने का याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन करीब आए तब याद कीजिए, अभी नहीं। तो इन चारों को यदि आप अरेंज करेंगे तो ये मिलेगा, बस ठीक है। सबसे पहला अपोलॉजी है, फिर रिपब्लिक है जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, फिर स्टेटमेंट और फिर लॉ। अब यहाँ पे कुछ कुछ मैंने आपको दिया है, मतलब देखिए ये मैं आपको टिप्स देता हूं कि इस तरह से यदि आप सोचने लगेंगे ना तो पास्ट ईयर पेपर आपको जो है बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो बहुत कम हेल्प करेगा। जैसे देखिए अपोलॉजी के बारे में आपको दो इंफॉर्मेशन मैं यहां दे रहा हूं कि गांधी जी ने अपोलॉजी जो बुक थी उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया था इस नाम से, सत्यवीर की कथा। गुजराती में तो कुछ और होगा, हिंदी में, जहां उन्होंने सोक्रेटिस को या सुकरात को सत्यवीर डिक्लेयर कर दिया था, जो सत्य के लिए मर जाता है। तो ये एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि अपोलॉजी जो है वो किस तरह की बुक है? तो वो एक डायलॉग है। मोस्ट ऑफ द प्लेटोस बुक जो है डायलॉग है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है डायलॉग किसके किसके बीच में, ये भी पूछा गया है। तो इसी पार्ट में आप देखेंगे डायलॉग जो है वो सोक्रेटिस और उसके जो एक्यूजर हैं, जो रूरल हैं एथेंस के, डेमोक्रेटिक रूरल, जिन्होंने उनको मृत्यु की सजा दी थी, उसके बीच का एक काल्पनिक डायलॉग है। वो डायलॉग है क्या? सोक्रेटिस अपने डिफेंस में अपना लॉजिक देते हैं, तो प्लेटो ने अपने गुरु का एक तरह से डिफेंस किया है, इसीलिए उसको अपोलॉजी कहा गया। अपोलॉजी का मतलब किसी को बचाना। चौथा क्वेश्चन इससे आता है कि अपोलॉजी में, अपोलॉजी छोड़ दीजिए, मतलब अपोलॉजी का जो प्लॉट है कि सोक्रेटिस को क्यों मृत्यु दंड दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि जो रूरल थे एथेनियन रूरल, उन्होंने उन पे आरोप लगाया था कि वो यंग माइंड को करप्ट कर रहे हैं, उनके मोरल को करप्ट कर रहे हैं, और वहां के जो लोकल गॉड हैं एथेंस के, उसको वो मानने से इनकार कर रहे हैं। लॉज के बारे में आपको यह जानना चाहिए कि एरिस्टोटल ने लॉ में जिस प्रकार की कानून आधारित राज्य की व्यवस्था प्लेटो ने दिया था, उसको ही अपना बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट माना। अब इससे अधिक मैं एक्सप्लेन इतनी शॉर्ट वीडियो में नहीं कर सकता। एंड स्टेटमेंट जो है, इससे रिलेटेड एक बड़ी पिकुलियर क्वेश्चन कई जगह टपक पड़ती है कि स्टेटमेंट को लैटिन टाइटल पॉलिटिकस के नेम से भी जाना जाता है। इसमें यह भी एक डायलॉग है, सोक्रेटिस भी इसमें है, और इसमें चर्चा की जाती है कि फिलोसफर किंग और स्टेटमेंट और सोफिस्ट में क्या डिफरेंस। स्टेट्समैन मतलब वो है जो राजकाज चला सकता है, और प्लेटो के अनुसार राजकाज चलाना एरिस्टोटल भी सॉरी एरिस्टोटल भी यही मानते हैं कि राजकाज चलाना जो है वो एक टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड जॉब है।
ये कोई बहुत साधारण जॉब नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई भी राज का चलाए। इनफैक्ट स्टेटमेंट में बहुत एक क्यूरियस लाइन है कि जो राजकाज चला रहे हैं उस समय में, समझिए अभी भी ऐसा होता होगा, वो लोग, इसका मतलब नहीं कि राजकाज चलाना जानते हैं, वो सब सोफिस्ट हैं। सोफिस्ट वो है जो कि एक ढोंग करता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो जानता कुछ नहीं है। तो सभी सोफिस्ट हैं, और जो एक्चुअल राजकाज चलाना जानते हैं उन्हीं को राजकाज चलाना चाहिए स्पेशलाइज्ड। ये स्टेट्समैन में ये एक प्लॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डब्ड मार्क्सिज्म एज ए टोटलिटेरियन डॉक्ट्राइन। अब यहां पे आप देखेंगे तो आना आर्डेंट भी जो टोटलिटेरियनिज्म पे लिखा है, लेकिन उन्होंने हिटलर का जो देखा था उस पे ज्यादा उन्होंने लिखा था। यहां पे यदि आप देखेंगे तो कार्ल पॉपर आपको दिखते हैं, अब और आना आर्डेंट दिखते हैं। ये दोनों जो हैं टोटलिटेरियन पे इन्होंने काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि कार्ल पॉपर ने एक बुक लिखा था एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने मार्क्स, हेगेल और प्लेटो को एनिमी करार दिया था। मतलब टोटलिटेरियनिज्म एक तरह से ऊपर से थोपा गया एक सेंट्रल आइडियोलॉजी है, जिसके बेसिस पे सोशल अरेंजमेंट और ह्यूमन बिहेवियर को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो ये दोनों ने ही इस पे काम किया। तो आप आराम से गेस कर सकते हैं यहाँ पे कि ए एंड सी होगा। और इसे आप बर्लिन जिन्होंने निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी का फर्क किया, या एंटोनियो ग्राम्स्की जिन्होंने की सिविल सोसाइटी पे इतना लिखा और कल्चरल हेजोमनी पे लिखा, वो दोनों इससे जुड़े हुए नहीं होंगे। आसान क्वेश्चन, गेस करके। हु अमंग इज द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव लिबरलिस्ट। पॉजिटिव निगेटिव लिबरलिस्ट आपको पता है क्या है। निगेटिव लिबरलिस्ट वो हैं जो लिबरलिज्म को, या सॉरी लिबर्टी को एक इंडिविजुअल के उस अधिकार के तौर पे देखते हैं जिसमें उसके काम पर, उसके एक्शन पे या उसके थॉट पे कोई मैन मेड एक्सटर्नल बंदिश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैन मेड एंड एक्सटर्नल बंदिश नहीं है, उसको वो लिबर्टी मानते हैं। पॉजिटिव लिबरलिस्ट जो हैं इस डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। उनका मानना है कि लिबर्टी तब होती है किसी इंडिविजुअल के लिए जो वो कार्य नहीं कर सकता है या जो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। यदि उसको कैपेबल बना दिया जाए तो उसकी फ्रीडम बढ़ जाती है, वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाता है। जैसे यदि किसी हैंडीकैप पर्सन को व्हील चेयर दे दिया जाए तो उसकी लिबर्टी बढ़ जाती है। यदि हम मॉल में, सिनेमा हॉल में, रोड पे हम व्हील चेयर से सीधा कोई अंदर घुस जाए, जैसे वेस्टर्न कंट्री में होता है, तो आपने उसकी स्वतंत्रता बढ़ा दी। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है वो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ करना होता है समाज को या राज्य को उस लिबर्टी को लाने के लिए। निगेटिव लिबर्टी एक तरह का समझिए कि पैसिव कॉन्सेप्ट है कि राज्य या समाज को कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए व्यक्ति को, जो भी करना चाहे उस पर अंकुश केवल मत लगाइए। तो ये दोनों में फर्क है। अब यहां पे पॉजिटिव लिबरलिस्ट यदि आप देखेंगे इन सब में, तो ये सब तो हो ही नहीं सकते हैं। जो लिबर्टेरियन है वो तो निगेटिव में जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर और लास्की में आप कंफ्यूज करेंगे, लेकिन लास्की एक बहुत ही फेमस पॉजिटिव लिबरलिस्ट है, बार्कर के साथ, टीएच ग्रीन के साथ, इन सब के साथ में ये रूसो को भी आप मान सकते हैं उसमें। तो इसीलिए लास्की को आप चुनिए। इनकी जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, इस बुक को मत भूलिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है। हैरोल्ड लास्की ये एक थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल थिंकर थे। इंग्लैंड के ये लेबर पार्टी के लीडर भी थे, ये वेलफेयर स्टेट के समर्थक भी थे। तो आप समझ सकते हैं थोड़े सोशलिस्ट टाइप के इनकी विचारधारा है। इन्होंने राइट्स पे, जो अधिकार पे, बहुत अच्छे कोट दिए हैं जो कभी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बुक भी पूछा जाता है। यहां पे फिर से एक बार कार्ल पॉपर दिखते हैं, और मैंने आपको बताया कि इन्होंने दुश्मन करार दिया था ओपन सोसाइटी का मार्क्स, प्लेटो एंड हेगल को। तो यहां पे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किसको जो है अटैक किया था, उनके हिस्टोरिसिज्म के लिए। हिस्टोरिसिज्म यदि आप वर्ड नहीं भी समझ रहे हैं तब भी आप किस पे अटैक किया था वो तो आप जानते हैं। तो आप यहाँ प्लेटो, हेगल आपको दिख रहा है, तो आप आराम से इनको टिक कर सकते हैं। इसमें मार्क्स छूटा हुआ है और यहाँ पे मैकियावेली है, उसको हटा दीजिए। अब हिस्टोरिसिज्म जो है वो है क्या?
बेसिकली वो भी एक ग्रैंड नैरेटिव जैसा है, मतलब हिस्ट्री में ऐसा यदि हुआ था तो वैसा ही अभी होगा। मतलब हिस्ट्री से यदि आप ट्रेंड, पैटर्न और एक ग्रैंड थॉट को प्रेजेंट में जो है आप थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो हिस्टोरिसिज्म है, उसको वो काटते हैं। ये बुक मैंने आपको बताया। इसके अलावा कार्ल पॉपर इज नोन फॉर हिज थॉट ऑफ ऑन पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग, जिसको वो प्रेफर मानते हैं बनिस्पत की यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग, मतलब कि जिसको वो कहते थे कि सब कुछ बदल डालूंगा, टोटलिटेरियन, एक ही बार में पूरे समाज को चेंज कर दूंगा। उससे वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाते हैं पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग का। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इन्होंने जो है एक और थ्योरी दी थी, इसके लिए कार्ल पॉपर जाने जाते हैं, वो था फॉल्सिफिकेशन थ्योरी। वो ये था, इनका कहना था कि कोई भी थ्योरी साइंटिफिक तभी है जबकि उसको किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको झूठा साबित किया जा सके, फॉल्सिफाई किया जाए। यदि नहीं तो वो सोफिज्म है, एडवर्ब है, सॉरी प्रोवर्ब है, मिथ है, जस्ट एक सेइंग है। तो इस तरह की भी थॉट उन्होंने दी थी, जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको क्यों इतना बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे, जो मेरे वीडियो को देखते हैं उनको तो पता है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरह से पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस को यूज कर सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए। जॉन रॉल बिलीव्ड इन, अब यहां पे फिर यहां आइए, दो ही आपको खोजने हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल आपको पता है, बिल्कुल उनका एक कोर थॉट है जिसपे कि ग्रेटेस्ट एडवांटेज या ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल इन द सोसाइटी, इनइक्वालिटी शुड बी अरेंज सच दैट, ये जो लाइन है उनका डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब सोशल जस्टिस भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिफरेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इंटाइटलमेंट प्रिंसिपल इनका नहीं है, ये लॉजिक का है। इगैलिटेरियनिज्म तो उनके कोर में छिपा हुआ है, जॉन रॉल का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही इगैलिटेरियनिज्म है। और लिबर्टेरियनिज्म भी लॉजिक, ये दोनों लॉजिक से आप जोड़ सकते हैं, ये दोनों ही, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टेरियनिज्म। तो क्या बना आपका ANC, ANC इजी। अब एजर्सन रीजन देखिए, एवरी थिंकर वॉज ए चाइल्ड ऑफ एज एज, कौन बोलेगा नहीं, बिल्कुल यस। एंड सेकंड देखिए, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट आर्ग्यूड इन द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन that women should be entitled to the same rights and privilege as men and should be given access to education, कौन बोलेगा नहीं, ये तो बिल्कुल कोर थॉट है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को किसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन कर रहा है, ये दोनों अलग अलग थॉट जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए इसको मैं तो बी मारूंगा। अब आप देख लीजिएगा ऑफिशियल आंसर में क्या है, कई जगह ये ए करते हैं जिसको चैलेंज किया जाना चाहिए। यहां पे देखिए कई इसमें आपको नोन है, इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइक एडमंड बर्ग जो है, उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ इन फ्रांस लिखा था, जिसको काटा था मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने अपने विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन में या राइट ऑफ मैन में, ये चेक कर लीजिए। तो एडमंड बर्ग को आप बी को 3 से मैच कीजिए और आपका शायद इसी से ये क्रैक हो जाता है, यस क्रैक हो जाता है। सो वेरी इजी। अब बाकी मैच कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा आगे तेजी से बढ़ता हूँ, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैच बगैर किए हुए मत आगे बढ़िए आप। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, ये लाइन तो इतना फेमस है माओ जेदांग का कि आपको नहीं भूलना चाहिए। इसमें से कौन सा कन्फ्यूशियस ने लिखा? दिस इज द ओनली क्वेश्चन ऑन कन्फ्यूशियस, और वो भी कंफ्यूजिंग है। सॉरी फॉर द पन, पन क्या होता है पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूशियस कंफ्यूजन। सो इसमें से जो है और आप चेक कर लीजिएगा। मुझे जहां तक मैंने देखा है, बुक ऑफ एनिमल उन्होंने नहीं लिखा है, और समर एंड ये नहीं लिखा है, चेंजेज एंड सॉन्ग लिखा है। टिक कर लीजिएगा ANC के। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां लिखा 11 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ 2 में, तो 10-11। स्टेटमेंट 1 है, हॉब्स थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन इज फिजिकल बिकॉज द सब्जेक्ट्स ओबेड द सॉवरेन आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। नो, फॉल्स है। उन्होंने अपने ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि क्यों आपको जो है सॉवरेन की बात को माननी चाहिए, उन्होंने बहुत सारे कारण दिए थे, उसमें कुछ मोरल भी था। लाइक कि आपने एक कोवेनेंट साइन किया, आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम सॉवरेन की बात को मानेंगे, हम अपनी पावर उसको देंगे ताकि वो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके।
तो आपका ये कर्तव्य है, मोरल कर्तव्य है कि आप उसके ऑब्लिगेशन उसको दे, उसकी बात को माने, एंड मेनी मेनी अदर। इसलिए ये फॉल्स है, केवल ये फियर ऑफ पनिशमेंट से नहीं था। Law of nature of Hobbes were not mere pieces of advice about the prudent pursuit of self-interest, but were moral law which dictated duties and were obligatory because they were commanded by God. जैसे ही गॉड का आए कमांड, आप इसको फॉल्स मानिए। हॉब्स कभी गॉड को इन्वोक नहीं करते, वो साइंस पे जाते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, मैंने ऑप्शन छोड़ दिया है। पहला ऑप्शन होगा दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दूसरा स्टेटमेंट होगा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तीसरा होगा एक गलत दूसरा सही, दूसरा गलत एक सही स्टेट। तो ये दोनों गलत वाले आएंगे। अब आप देखिए एक समरी की 11 क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 11 क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन इजी टू मीडियम है और आप इसमें 8 क्वेश्चन जरूर क्रैक कर सकते हैं। अब आइए 2022 शिफ्ट 1 को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे जो बुक्स हैं वो बहुत पॉपुलर बुक नहीं है, और यहाँ पे जो थिंकर है उसमें भी हॉब हाउस आपको बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, राफेल आपको पता नहीं होगा, हैक के बुक के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन सब जान लीजिए हैक ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिखा, इसी से आपका ये आधा 50-50 क्रैक हो जाता है। यदि आप ये जान जाएं कि अर्नेस्ट बर्कर जो कि टी.एच. ग्रीन के शिष्य थे, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी लिखा है, उन्होंने काफी ज्यादा एरिस्टोटल और प्लेटो इन सब पे काम भी किया है, मतलब ग्रीक, क्लासिकल ग्रीक थ्योरी पे। तो बी के 3 से आपका जो है ये क्रैक हो जाता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको हॉब हाउस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिकल थिंकर थे और सोशियोलॉजिस्ट थे, और ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल यहाँ पे यहाँ छूट गया है, यहाँ गलत हो गया है। वो प्रोपोनेंट थे एक तरह का वेलफेयर स्टेट का, जिसको सोशल लिबरलिज्म कहते हैं। सोशल लिबरलिज्म, इसको सोशल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहां स्टेट जो है वो वेलफेयर अपने पीपल का सुनिश्चित करने के लिए काफी तत्पर रहता है, जो एक तरह का मॉडर्न लिबरलिज्म है या न्यू लिबरलिज्म है, जिसको कि रॉल ने शुरू किया था। तो हॉब हाउस उस सीरीज के थिंकर हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। यहां पे देखिए कि हॉब हाउस ने कौन सा बुक लिखा है। तो सी का 1, इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस लिखा है। यदि आपको इनके बारे में पता होता, इनके बैकग्राउंड के बारे में, कि ये वेलफेयर स्टेट और सोशल लिबरलिज्म के समर्थक हैं, प्रोपोनेंट हैं, तो आप इसको गेस कर सकते थे कि इन्होंने सोशल जस्टिस पे बुक लिखा होगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि थिंकर्स के बारे में ना केवल जो सिलेबस में है, लेकिन जो सिलेबस के बाहर भी मेजर थिंकर है, लाइक हॉब हाउस, बर्कर, टी.एच. ग्रीन, इन सब के थॉट को थोड़ा समझ लीजिए, उनका झुकाव किधर है, लास्की। एक बार समझ जाएंगे तो आप गेस कर पाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बुक का तो लिस्ट बना लीजिए, मैंने गाइड में दिया भी, और रट लीजिए। जैसे यहां पे देखिए, उन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखा है, ये दोनों बुक नहीं लिखा है। इसमें 4 बुक और जोड़ लीजिए, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैं एक्सप्लेन अब नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, साइंस एज ए वोकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल के साथ उन्होंने बुक लिखा है। आपको केवल इतना ही नहीं जानना है, यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत इस बुक के अंदर क्या है ना, 5 लाइन जरूर जानना चाहिए। अब मैं यहां आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप नेट पे जाइए, उसकी समरी पढ़िए, और उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अंदर थोड़ा घुसना पड़ेगा आपको यूजीसी नेट के लिए। Adjacent region देखिए, until philosophers are king and princes of the world have the spirit and power of philosophy, cry cities will never have rest from their evil। ये प्लेटो ने कहा था कि या तो फिलोसफर किंग राज करें, या जो किंग राज कर रहे हैं वो फिलोसफर किंग की तरह बिहेव करे, नहीं तो जो सिटी स्टेट है वो डूब जाएंगे। तो ये तो ट्रू है, एक स्टेटमेंट है, एजर्सन है प्लेटो का। और रीजन क्या है, द रिपब्लिक एम्ड एट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ए स्टेट perfected by justice and governed according to the idea of good। ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको कैसे एक्सप्लेन करता है आई डोंट नो। मैं तो इसको बी मारता, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर परहैप्स ए है। आप इस पर सोचिए, ये यूजीसी नेट हमेशा गफलत करता है बी और ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय माइकल ऑक्सफोर्ड। अब आप यहाँ पे आके पूरी तरह बम्प हो जाएंगे कि भाई ये माइकल
ऑक्सफोर्ड तो जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, इनके बुक को क्यों हम जाने। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हॉबहाउस, ऑक्सफोर्ड, लास्की, इस तरह के टीएच ग्रीन, जितने भी फेमस थिंकर है, ऐसे कम से कम 25-30 या उससे भी ज्यादा थिंकर के मैंने यूजीसी नेट गाइड में डाल दिए हैं, उनके बारे में और उनके बुक के बारे में, यही सोचते हुए कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वो एक हिस्टोरियन थे, एक मोरल पॉलिटिकल फिलोसफर जैसे थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। वो एक कंजर्वेटिव थिंकर माने जाते हैं। उन्होंने कंजर्वेटिज्म पे जो है एक ये जो लाइन लिखा है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, ये बुक उनके इस बुक से ली गई है, ऑन बीइंग कंजर्वेटिव। उसमें उन्होंने कंजर्वेटिज्म को बहुत ब्यूटीफुली जो है एक तरह से डिस्क्राइब किया है, जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा है। उनका जो फोकस रहा है वो रिलीजियन एंड मोरलिटी रहा है, और उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाया है। मैकियावेली, ऑक्सफोर्ड, इन सबको आप, इवन मार्क्स, हेगल, इनको आप हिस्टोरिकल अप्रोच के लिए जान सकते हैं। अब इसमें से जो उन्होंने बुक नहीं लिखा है, आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड आपको लगेगा कि उन्होंने लिखा है, ये नहीं लिखा है। बाकी उन्होंने ये सब लिखा है, आप उनके बुक की लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम लड्डू टाइप का है। किसने जो है दो टाइप की इनइक्वलिटी को पहचानने की कोशिश की, नेचुरल इनइक्वलिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वलिटी। पहले समझिए होता क्या है। रूसो ने कहा था, ऑफ कोर्स। उनका कहना था कि जब हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी का इजाद नहीं हुआ था, लोग नेचर में रहते थे, बांसुरी बजाते थे, तारे को देखते थे, कोई ना तो मतलब अपना पर्सनल घर, प्रॉपर्टी, फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग अपने आप में खोए रहते थे, तो वो उन्होंने नोबल सैवेज कहा था। उनके अनुसार से ये बहुत अच्छा पीरियड था, और उस समय में इनइक्वलिटी नेचुरल थी। कोई आदमी मोटा तगड़ा है तो कोई दिमाग से तगड़ा है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, तो वो इनइक्वलिटी जो है इवन आउट हो जाती है। मतलब कोई शरीर से तगड़ा है तो कोई जो है दिमाग से तगड़ा है। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तो एक अजीब टाइप की इनइक्वलिटी, जिसको उन्होंने कन्वेंशनल या कल्चरल या मॉडर्न सिविलाइजेशनल इनइक्वलिटी कहा, वो इनइक्वलिटी इतनी जबरदस्त हुई कि उसमें नेचर का नहीं था, वो व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया था। और जिनके पास प्रॉपर्टी हुई वो राज करने लगे, वो कानून बनाने लगे। रूसो के अनुसार कानून कुछ नहीं है, वो प्रॉपर्टी लोगों के प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए बनाया गया जो है लॉ है, कानून वही है। शासन कौन करते हैं? जिनके पास प्रॉपर्टी होती है। धौंस कौन जमाते हैं? जिनके पास प्रॉपर्टी होती है। तो सभी जो सोसाइटी में जो एलिमेंट है उसकी जड़ जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके अनुसार से रूसो। उन्होंने जो है एक एस्से लिखा था, दो एस्से लिखा था, एक तो आगे आपको मिलेगा भी कि मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, तो और दूसरा उतना ही फेमस उन्होंने एस्से लिखा था, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन। जो मैंने अभी आपको कुछ चीजें कहा उसमें, वो उन्हीं उसी बुक के या एस्से के बाद में इन्होंने बुक भी उसमें कन्वर्ट किया, उसी से ली गई है, याद कर लीजिए इसको। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे जो आइडियाज है ना वो नोन है, थिंकर भी नोन है। आपको सिलेबस के हैं तो हॉब्स को आप एब्सोल्यूट जो सॉवरेंटी होती है, एब्सोल्यूटिज्म, उससे जोड़ सकते हैं। लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से जोड़ सकते हैं, रूसो को पॉपुलर सॉवरेंटी से, और मिल को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैच कर लीजिएगा तो बहुत ही आसान है, और उससे भी आसान होगा मैच करना, क्योंकि एक ही से आपको काम चल जाएगा, एक या दो से। ये उतना ही ऑर्बिट क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि जो पॉलिटिक्स बुक है एरिस्टोटल का, उसके कई मतलब पार्ट है, जैसे अध्याय या बुक कह लीजिए, जैसे पर्वा है ना, महाभारत के कई पर्वा हैं, बुक है। उसी तरह जो पॉलिटिक्स है एक बड़ी किताब, उसकी कई छोटी छोटी किताबें हैं। उसके किस किताब में जो है वो स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं, कौन याद रखता है? बुक 4 इसका आंसर है, बस जान लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप कभी प्रिपेयर करने की कोशिश ना कीजिएगा, टाइम कब की बर्बादी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन बहुत ही डीप है। यहां पे आके आपको यूजीसी नेट ये बताने की कोशिश करता है कि किसी थिंकर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली आपको पढ़ना होगा यूजीसी नेट के लिए। अब यहां पे देखिए, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। यहां पहले आप यहां आ जाइए। यहां आएंगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है। तो अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि भाई चारों सही हो सकता है।
लेकिन यदि आपने जॉन रॉल को थोड़ा डीपली पढ़ा है तो आपको ये लाइन मिलेगा, ये मैंने इग्नू से लिया है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये तो बहुत फेमस उनका है, तो ये इसको ट्रू कर दीजिए। चूंकि सोशल इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट वर्च्यू है, तो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो कि एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, उसका होने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। इन ए जस्ट सोसाइटी द राइट्स सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल बार्गेनिंग। ये भी ये लाइन ही लिखा हुआ है यहां पे, देखिए इसका मायने क्या होता है पहले समझिए। उनका ये कहना था रॉल का कि न्याय क्या है, जस्टिस जो है वो कुछ ऐसा हक देता है एक इंडिविजुअल को जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है, इस बिना पे कि तेरा ये हक छीन लूंगा ना तो 4 लोगों का भला हो जाएगा। नहीं, रॉल कहते हैं 4 लोगों के भले के लिए आप एक व्यक्ति का न्याय पे आधारित हक को नहीं छीन सकते हैं, वो उसके ऊपर है। आप पॉलिटिकल बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं कि 1000 लोगों को फायदा होगा इसलिए 100 लोगों को यहां से विस्थापित कर दो क्योंकि यहां एयरपोर्ट बनेगा तो 1000 लोगों को फायदा होगा। यह न्याय नहीं है रॉल के अनुसार। ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग पे आप किसी के न्याय आधारित हक को नहीं छीन सकते हैं। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग और सोशल इंटरेस्ट, कॉमन गुड के नाम पे आप कुछ लोगों का हक को नहीं छीन सकते। यहां पे यदि आप रॉल के इस थॉट को देखेंगे तो वो इन एंड आउट लिबरल दिखते हैं, एकदम कोर लिबरल थॉट यही है कि एक व्यक्ति का भी हक आप नहीं मार सकते यदि लाखों लोगों को इससे फायदा होता हो तो। इस बेसिस पे आप उसका सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल का जो हक है वो अपने आप में सुप्रीम है, ऑटोनोमस है, और वो अपने आप में एंड है, वो किसी के लिए मीन्स नहीं है। जो हम लोग कहानी पढ़ते थे ना बचपन में कि गांव में एक राक्षस गांव के बाहर डेरा जमाए हुए, उसने कहा कि एक व्यक्ति को रोज दे दो तो गांव को नहीं खाऊंगा, नहीं तो सबको खा जाऊंगा। तो हर दिन गांव का मुखिया एक व्यक्ति को चुन के उसके पास भेजता है। रॉल कहेगा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये एक व्यक्ति की भी जान जो है आप नहीं ले सकते कि पूरे गांव की रक्षा करनी है। तो ये भी सही है। तो यहां पे जो है चूंकि आपको एक कट हो गया है, अब यहां देखिए आपको इसके बारे में जो कंफ्यूजन भी है ना, तो ये तो कट हो गया, इसका मतलब 2 ही सही है, तो आपको 2 मिल चुका है, 2 ट्रू मिल चुका है, ए और सी, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इस तरह से आप इसको गलत साबित कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए इन्होंने कितनी एक तरह से मैं बोलूंगा गलत क्वेश्चन पूछा है। ये कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ राइट कब पब्लिश हुई थी, जबकि इस पे पूरा कंफ्यूजन है, नेट भरा हुआ है इस पे, क्योंकि इसकी ये पब्लिश हुई थी 1820 में, लेकिन उस बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका पब्लिकेशन ईयर 1821 है। तो कैसे आप इसको कहेंगे, ये बिल्कुल इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों ही सही है। ये किसने लिखा था, जो भी जस्ट मैंने बताया, 2 उन्होंने एस्से लिखा था, ए डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये भी रूसो ने लिखा। तो आप देखिए कि कितने रूसो से कितने ज्यादा क्वेश्चन है, और अच्छा है, आसान क्वेश्चन भी है। और इसमें उन्होंने क्या कहा था, इसमें उन्होंने बहुत ही एक रैडिकल थॉट दिया था, वही बात कि जो उस समय का जो मॉडर्न कह लिए आर्ट एंड साइंस जो है, उसने मोरल करप्ट किया है सोसाइटी को। सोसाइटी अपने नोबल सैवेज से भटक गई है, क्योंकि ये जो आर्ट एंड साइंस है वो लोगों में उसने ईगो पैदा किया है, पॉजिटिवनेस पैदा किया है, स्वार्थ पैदा किया है, एक्सक्लूसिवनेस पैदा किया है, और एक तरह का समझिए कि इनइक्वलिटी पैदा किया है। इसलिए ये करप्शन है आर्ट एंड साइंस, जिस तरीके से सिविलाइजेशन ने उसको समझा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये 2 स्टेटमेंट देखिए, मुझे लगता है दोनों ही सही है। कार्ल मार्क्स एग्रीड विथ हेगल दैट हिस्ट्री अनफोल्डेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू ए डायलेक्टिकल प्लान। डायलेक्टिकल प्लान मतलब खिंचाव से, एक द्वंद्व से जो है हिस्ट्री आगे बढ़ती है, द्वंद्व से, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, फिर आगे बढ़ती है। बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स द आइडिया वेयर द रिजल्ट ऑफ द मटेरियल कंडीशन, मतलब उल्टा कर दिया। हेगल का कहना था कि आइडिया पैदा करते हैं मटेरियल कंडीशन को, मार्क्स ने उल्टा कहा, मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ क्रिएट्स आवर कॉन्शियसनेस एंड आइडिया। ट्रू। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें मैटर और मोशन को सेपरेट नहीं कह सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस जो मैटर के अंदर मोशन होता है वही खिंचाव पैदा करता है। तो ये सही है, तो दोनों सही है, केवल आपको सही जानना है, इसमें ये नहीं जानना है कि इसको एक्सप्लेन करता है, नहीं, आसान टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम लोग के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पे देखिए, ये एक बहुत अच्छा टिप्स आपको इससे मिल सकता है। ये 4 स्टेटमेंट है, चलिए मैं अभी टाइम बचाने के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं,
स्लेवरी पे जो अरिस्टोटल के थॉट हैं, मैंने कई जगह एक्सप्लेन किया है, वो बड़ा एक ऐसा काम करते हैं जिसको कि अभी हम लोग जब एनालाइज करते हैं ये भूल जाते हैं कि 2500 साल पहले वो थे, तो हम उनकी बुराई करते नजर आते हैं कि उन्होंने स्लेवरी को जो है एक तरह से सैंक्टिटी दे दी, समर्थन दे दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कंडीशन भी लगाए थे। और उस समय में जब वो जीते थे, हर थिंकर अपने काल का ही शिशु होता है, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई स्लेवरी के अगेंस्ट लिखे, तो उनको मृत्युदंड दे दिया जाता, सोक्रेटिस के जैसा। तो उन्होंने स्लेवरी को इस बेसिस पे उचित ठहरा दिया था कि उनका मानना था कि नेचर में ही इनइक्वलिटी है, बड़ी मछली छोटी मछली तालाब में भी है, और सभी जो है बराबर नहीं होते हैं, कोई दिमाग से स्ट्रांग है तो कोई शरीर से स्ट्रांग है। तो उन्होंने बोला कि स्लेव शरीर से स्ट्रांग होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, और जो उसका मालिक होता है, जो सिटीजन, जो उन्होंने कहा फ्री सिटीजन, वो दिमाग से स्ट्रांग है, शरीर से उतना स्ट्रांग नहीं है, तो दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये इसको मुक्त कर देता है सिटीजन को राजकाज करने के लिए, और सिटीजन अपनी जो वर्च्यू है वो उसको देता है स्लेव को, उसके साथ रह के वो भी थोड़ा सा वर्चुअस हो जाता है। इस बेसिस पे, मतलब नेचुरल इनइक्वलिटी के बेसिस पे और समाज के कॉमन गुड के लिए उन्होंने जो है इसको वर्च्यू के बेसिस पे इसको एक्सेप्ट किया था। अब इतना लंबा आख्यान तो चले मैंने दे ही दिया। अब ये लाइन पढ़िएगा, दैट दे आर मशीन, स्लेव के बारे में, विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीजन। अब ये एक आउटलैंडिश एंड क्रूड स्टेटमेंट है। ये जो दो वर्ड मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं, क्यों करता हूं, आपको ये बताने के लिए ऐसे स्टेटमेंट को पहचानिए, आपको हेल्प करता है सेटर। हमेशा ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। कोई एरिस्टोटल टाइप का विद्वान आदमी मशीन नहीं बोलेगा। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि यदि स्लेव वर्च्यू प्राप्त कर ले तो उसको स्लेव रहने का कोई जरूरत नहीं है, उसको उसके मालिक को फ्री कर देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि वर्च्यू में स्लेव अपने मालिक से ऊपर है तो वो स्लेव नहीं है, मालिक उसको स्लेव नहीं बना सकता। उन्होंने वर्च्यू के बेसिस पे उसको नीचे रखा था। तो इसलिए ये यदि गलत है, अब देखिए डी गलत है, तो यहां डी है काट दीजिए, यहां डी है काट दीजिए, यहां डी है काट दीजिए। तो आपको ये तीनों पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, बाकी ABC सही होगा। ये मैं टिप्स बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल डिवाइडेड ऑल एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल इनटू टू कैटेगरी, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। एकदम सही है, ये तो बेसिक उनका थॉट है। सेल्फ रिगार्डिंग, जिसका असर केवल हमारे ऊपर होता है। मैं बहुत फेमस एग्जांपल देता हूं, एक आदमी अकेले कमरे में अपने सैलरी से बिना किसी को तंग किए हुए थोड़ा सा जो है वाइन पी रहा है, जिससे कि वो किसी को हार्म नहीं करता और पी के सो जाता है। इसको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहिए। इससे किसी का कोई नाता नहीं है कि उसको कोई बोले कि तू दारू क्यों पी रहा है। यदि कोई वहां दारू पीना लॉ के अनुसार मना नहीं है, बिहार में वो नहीं पी सकता, गुजरात में नहीं पी सकता, लेकिन जहां पे दिल्ली में जैसे वो पी सकता है, तो ये सेल्फ रिगार्डिंग है। अदर रिगार्डिंग यही हो जाता है कि उसने जो है अपने सैलरी का पूरा हिस्सा जो उसके परिवार को चलना चाहिए था, उसने दारू खरीद लिया, ढेर सारा पी लिया और रोड पे वो हंगामा कर रहा है, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाता है। वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस पे स्टेट या समाज जो है उसको रोकेगा, यही अदर रिगार्डिंग है। जॉन स्टुअर्ट मिल, उनका कहना था कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में समाज और स्टेट को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल सेज लिबर्टी कंसिस्ट इन नॉट डूइंग व्हाट वन डिजायर्स। ये आउटलैंडिश एंड क्रूड स्टेटमेंट है, दूसरी बार मैं बोल रहा हूं, ये फॉल्स है। इसका उल्टा उन्होंने कहा था, जो मन में आया वो करना जो है लिबर्टी है, जो डिजायर आपका है। तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में अब 12 क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगेन इजी टू मीडियम है, अधिकतर आप क्रैक कर सकते हैं। 80% तक तो जरूर आप जा सकते हैं, ठीक से आपने तैयारी की है। अब फाइनली हम लोग 2022 के शिफ्ट 2 पे चलते हैं। यहां पे आइए, फर्स्ट क्वेश्चन मैकियावेली के बुक के बारे में। जैसा मैंने बोला बुक एंड ऑथर तो आपको पूरा याद होना चाहिए। यहाँ पे आर्ट ऑफ वॉर उन्होंने लिखा, आपको ये दूसरी बार आ रहा है इसी वीडियो में। डिस्कोर्स ऑन लिवी, उसमें उन्होंने अपने रिपब्लिकन थॉट को एक्सपाउंड किया था। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी उनकी लिखी हुई नहीं, रूसो की लिखी हुई है, इसको गलत कर दीजिए। तो यही आपका मिल गया, नॉट में कोई आंसर मिल गया। प्रिंस उन्होंने लिखा था, उसी के चलते हम उनको जानते हैं। इसके अलावा ये सब को भी याद कर लीजिए, उन्होंने लिखा था। इसमें कुछ आपको हंसी भी आएगी, गोल्डन एस जो कि अनफिनिश सैटारिकल पोएम, वो सैटारिकल पोएम भी लिखते थे। ये सब भी बुक को याद कर लीजिए, कई एग्जाम में से पूछा गया है। मैकियावेली के लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में से कौन सा इनकरेक्ट है? आप इस चारों को पढ़े, मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं। ये सब बहुत ही सही है। इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर का जो
पैट्रियार्का था उसको उन्होंने काटा था अपने बुक में 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि एक डिवाइन राइट थ्योरी को सपोर्ट करते दिखते हैं फिल्मर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में किसके आइडिया को काटा था, तो इनफैक्ट ये आपका आंसर देता है। राइट टू प्रॉपर्टी सोसाइटी बनने से पहले का है, और स्टेट ऑफ नेचर जो है वो लगभग पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस का है, जो नेचर लॉ पे चलता है। यही केवल एक गलत ठहराया जा सकता है इन सब में से, बाकी 3 तो एकदम सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है। लिबर्टेरियन रॉबर्ट नॉजिक बी का 3, और इसी से आपका हो जाता है क्रैक। अभी तो लड्डू क्वेश्चन हो गया, बाकी को आप मैच कर लीजिएगा, सब आसान है। यहाँ पे कार्ल मैनहीम को आप पढ़ लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। कार्ल मैनहीम एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, वो एक अपनी बुक आइडियोलॉजी और यूटोपिया के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट ये बुक इतने ही एग्जाम में पूछा गया है कि इसके कौन है ऑथर, वो है कार्ल मैनहीम। वो एक हंगेरियन सोशियोलॉजिस्ट थे, और मैनहीम जो है प्लूरलिज्म के भी समर्थक थे, कल्चरल प्लूरलिज्म के। यहाँ पे है कि राइट ऑफ मैन किसने लिखा है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट ऑफ मैन बुक को आप यदि 50 बुक यदि आप याद करेंगे WPT में, तो राइट ऑफ मैन जरूर आएगा, थॉमस पेन का, अमेरिकन, 1791 में शायद लिखा। हेगल का यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कितना मजेदार है, जरा देखिए। इसमें ये है कि वॉर के बारे में उनके थॉट हैं। इनफैक्ट हेगल के जो वॉर के बारे में थॉट हैं, ये आपको पढ़ा रहा है, पढ़ लीजिएगा। इसमें हेगल, जैसा मैंने आपको कहा अभी इसी वीडियो में, कि वो वॉर को ग्लोरीफाई करते हुए नजर आते हैं। उनके अनुसार से ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉर के थ्रू ही जो है स्टेट अपनी इंडिविजुअलिटी को एजर्ट करता है, एज ए इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल अपने हक के लिए लड़ता है, वैसे स्टेट अपने हक के लिए लड़ता है। अभी यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं, तो आप वहां वॉर को देख सकते हैं। यदि आप हेगल अभी होते तो वो इन दोनों को मोरल जस्टिफाई करते हुए शायद नजर आते। वही पुतिन भी कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए कि ये लाइन को आप देखिए, ह्यूमैनिटी नेवर नीडेड वॉर एंड गन इज ए चांस ऑफ इन्वेंशन। ये सारा उल्टा है, मतलब उनके जो थॉट है वॉर का उससे जस्ट उलट है। तो ई तो होगा नहीं। अब इसमें ई यहां है, इसको काट दीजिए, ई यहां है, इसको काट दीजिए, ई यहां है, इसको काट दीजिए, तो एक ही मिलता है। लेकिन यहां पे मैंने क्यों क्वेश्चन मार्क मारा, ये दोनों ऑप्शन सेम है, और ऐसा तो करने में माहिर हैं NTA। कई अभी तो इन्होंने CUET PG में भी ऐसी हरकत की, DUET में तो मतलब इतने क्वेश्चन गलत थे कि वो एक मजाक ही बन के रह गया पूरा पेपर। इस टाइप के ही कि 2 ऑप्शन सेम है। फिर अगेन वही बुक एंड ऑथर कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने इसमें से कौन सा नहीं लिखा है, तो उन्होंने डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन नहीं लिखा है, ये तीनों लिखा है। इससे मतलब बार बार आपको यही सबक मिलता है कि बुक्स एंड ऑथर जान लीजिए, खास करके जो सिलेबस में है वो तो बिल्कुल जान लीजिए, और जो नहीं भी सिलेबस में है लेकिन बहुत फेमस है उसको भी जानिए। अब यहाँ पे वही चीज की क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए थिंकर को उनके बर्थ के अनुसार। और ये क्वेश्चन एकदम लड्डू क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि एरिस्टोटल से पहले कौन हो सकता है, इसमें बताइए आप। कोई भी जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, कोई कंफ्यूजन है कि एरिस्टोटल 2500 साल पहले था, ये सब मॉडर्न थिंकर है। तो इसलिए डी से, और एक ही है डी से शुरू होता हुआ, अब इससे आसान क्या हो सकता है। मतलब ये सब, इसको मैं बोलता हूँ बच्चे टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आसान इसलिए है कि इसी वीडियो में आपने देखा कि ह्यूमन कंडीशन हाना आर्डेंट ने लिखा है, तो ये गलत हो गया। और यहां पहले आपको यहां आना चाहिए था। मैंने आपको बताया ना कि पहले ऑप्शन देखिए फिर इधर जाइए, तो इसमें 2 ही सही है, तो एक आपको गलत मिल गया। अब यहां पे आना आर्डेंट ने जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन नहीं लिखा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फेमस बुक है लॉटार्ड का। जीन फ्रैंको लॉटार्ड जो है फ्रेंच, वो एक फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, जिन्होंने की मेटा नैरेटिव को बिल्कुल मानने से इनकार किया था। ये इनका कंट्रीब्यूशन है पोस्ट मॉडर्निज्म में। मेटा नैरेटिव मतलब ग्रैंड नैरेटिव, हिस्टोरिकल ग्रैंड नैरेटिव। उन्होंने बुक लिखा था 1979 में, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। तो ये भी गलत है, तो आपको 2 मिल गया, तो 2 सही मिल गया। डेरिडा का द पोस्ट कार्ड एंड फ्रेंच फैनन, जो कि आपके सिलेबस में है, वेरी फेमस रेचेट ऑफ द अर्थ, BNC, ये सही है। अब ये तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपोलॉजी किसके किसके बीच में डायलॉग है, तो सोक्रेटिस और उसके एक्यूजर के बीच में, हम लोगों ने डिस्कस किया इसके पहले। ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो दूसरी बार आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आपको जॉन स्टुअर्ट मिल, तो इससे जो है आपको क्या A के 2 से ही आपको ये सॉल्व हो जाता है। फिलॉसफी, सॉरी ये कहीं
नहीं, ठीक है। बी का 1 ओके सही है, सी का 4 जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स। तो मतलब ये सब एकदम ही आसान है बिकॉज ये बहुत ही फेमस बुक्स हैं और फेमस थिंकर हैं। इसमें से ये क्वेश्चन भी इतना रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है कि मार्क्स ने जो ह्यूमन सोसाइटी का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे जो इवोल्यूशन दिखाया था, सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर पहले नंबर पे ये, फिर स्लेव मास्टर स्लेव सोसाइटी आई, फिर फेडरल सोसाइटी आया, फिर कैपिटलिस्ट और फिर कम्युनिस्ट आएगा, उनका कहना था। तो इसको अरेंज कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन। ये चूंकि लास्ट है तो हम लोग यहां इसको कह रहे हैं कि 11 क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पे क्या लेसन आप लर्न करते हैं, जरा आगे देखिए। पहला तो कि 10 से 11 क्वेश्चन है, सभी इजी टू मीडियम है, आप 80% जरूर क्रैक कर सकते हैं यदि आप मेरे साथ बने रहें, और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर तो आपको जरूर करना चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ी डीप, ये बहुत जरूरी है। यूजीसी नेट में आप सरफेस पे नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको बुक के अंदर भी थोड़ा सा 5 लाइन जानना चाहिए उसकी समरी। तो और आउटसाइड सिलेबस जो थिंकर ऐसे मैंने देखा, अभी आप लोगों ने देखा हॉबहाउस, मैनहेइम, ऑक्सफोर्ड, इन सब के भी जो बुक्स हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी। आपको मेमोरी पे जोर डालना पड़ेगा, रोट लर्निंग, बुक्स एंड ऑथर कम से कम 100 याद करने होंगे। क्रोनोलॉजी जो है बुक एंड थिंकर जो मेजर जो आपके सिलेबस में है, केवल उनकी आपको याद करना होगा। फेमस कोट्स, आपने देखा बहुत फेमस कोट्स दिए जाते हैं, तो यदि आप 50 भी यदि आप कर लें तो शायद आपका काम हो जाएगा, या केवल पास्ट ईयर पेपर में जो आए हैं उतने ही कोट को याद कर लें। कहां से इन सबको पढ़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो थीम वीडियो हमारे पॉल साइंस हेल्प चैनल पे है उसको एक बार फिर से देख जाइए, और यदि आपके पास 3 महीने तैयारी का टाइम है तो आप 10 दिन में देख सकते हैं सारे वीडियो को, और 3-4 बार देख जाइए। पहली बार फुल नॉर्मल स्पीड में, फिर बढ़ा बढ़ा के 2-3 ऐसे स्पीड से, और उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपना कुछ नोट भी बना लीजिए। फिर जो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस जो मैंने किया है, पूरे 26 साइकिल का मैंने करके अपने चैनल पे डाल दिया यूजीसी नेट का, उसको देखिए। यदि टाइम मिले तो और भी जो एग्जाम हुए हैं, सेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, जेएनयू पीएचडी के, रेट के, बीएचयू के, उन सब का भी एनालिसिस मेरे चैनल पे है, उसको देख जाइए और उस बेसिस पे भी नोट बनाइए, और वो एनालिसिस वैसे ही कीजिए जैसे मैंने इसको डिटेल में किया है। एक एक ऑप्शन पे रुक करके देखिए कि उससे क्या एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है। और फिर यूजीसी नेट गाइड जो इंस्टा मोजो पे पड़ी हुई है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, उससे रिवाइज कीजिए। और यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, उससे काफी फायदा होगा, एक अलग ही एनर्जी आप में आएगी। और वो इसलिए नहीं आएगी कि आपको पॉल साइंस हेल्प सर जो हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं, वो ज्यादा इससे आती है कि आप ओरिएंटेड होते हैं, आप एक ग्रुप में होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। जरा आप पूछ सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने पिछले साल ग्रुप ज्वाइन किया था कि ग्रुप का क्या असर होता है। वो आना आर्डेंट वाली हो जाती है, को क्रिएशन हो जाती है, वो पावर बन जाती है, और उसमें थोड़ी बहुत मैं भी ऐड करता हूं तो उससे एक अलग ही एनर्जी निकलती है। आई होप कि आपको इससे फायदा होगा। सो ओके डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको आह्वान कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि यदि आप इस सीरीज मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर से। 2 ईमेल आईडी में दे रहा हूं, एक आसान और एक पुराना लेकिन बहुत पॉपुलर, एक नया जो कि बहुत आसान है। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। और ये जो सीरीज है जो आज मैं लेके आया हूं उसको मैं बहुत तेजी से लाऊंगा, हो सकता है कि एक दिन में एक जरूर मैं लाऊंगा, फिर अभी आगे के वीडियो में आईपीटी, फिर सीपी, इस तरह से हर दिन एक एक थीम को हम इन 4 पेपर में एनालाइज करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे बेस्ट वे में की जा सकती है। तब तक के लिए विदा।